किसी और की आवाज़ सुन फोन पर बात कर रही औरत का नाम डॉक्टर माया था। वह दिल्ली में रहने वाली मशहूर साइकायट्रिस्ट थी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती और प्रोफेशनल ठंडापन था। वह थोड़ी कड़क आवाज़ में कहती है, तुम कौन हो और यश का फ़ोन तुम्हारे पास क्यों है? फ़ोन की दूसरी तरफ ईशान एक पल के लिए चौंक जाता है। अचानक इतना रूखा सवाल सुनकर भी वह खुद को संभालता है। उसकी आवाज़ शांत, नॉर्मल और डिसेंट रहती है। वह आराम से जवाब देता है, मैं यश का फ्रेंड हूँ। और आप क्या कह रही थी? आज यश का अपॉइंटमेंट है। फिर थोड़ा रुककर जिज्ञासा और हल्की बेचैनी के साथ सवाल करता है, किस चीज़ का अपॉइंटमेंट है? वही डॉक्टर माया बिना किसी नरमी के उसी टोन में वापस कहती है, तुम यश नहीं हो तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और वैसे भी डॉक्टर माया अपने पेशेंट की इन्फॉर्मेशन किसी अनजान इंसान के साथ शेयर नहीं करती। ये सुनते ही ईशान की भौहें तन जाती हैं। उसके चेहरे पर हल्का सा गुस्सा उभर आता है। वह कुछ कहने ही वाला होता है कि उससे पहले ही डॉक्टर माया फिर से बोल पड़ती है, यश को कहना डॉक्टर माया को कॉल करे, वो समझ जाएगा। इतना कहते ही वह बिना कुछ सुने कॉल कट कर देती है। फोन की स्क्रीन को कुछ सेकंड तक घूरते हुए ईशान खुद से ही बुदबुदाता है, आखिर ये डॉक्टर माया है कौन, और बेबी बॉय के किस अपॉइंटमेंट की बात कर रही थी? उसके मन में सवालों की बाढ़ आ जाती है। वह बेड पर बैठता है और धीरे धीरे यश के और करीब खिसक जाता है। यश गहरी नींद में था, मासूम और शांत। ईशान प्यार से उसके माथे पर झुककर हल्का सा चुंबन देता है और धीमी आवाज में कहता है, तुम्हें क्या हुआ है बेबी बॉय, जो तुम्हारे ईशान को भी नहीं पता? वह कुछ पल यश के चेहरे को देखता रहता है, जैसे हर एक्सप्रेशन को दिल में कैद कर लेना चाहता हो। फिर उठकर उसके लिए एक और लेटर छोड़ता है और चुपचाप उसके रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में यश की नींद धीरे धीरे खुलने लगती है। आंखें बंद किए किए वह आदतन अपना हाथ वहां बढ़ाता है जहां ईशान सोया था। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि ईशान वहां है ही नहीं, वह झट से आंखें खोलकर बेड पर बैठ जाता है। अपनी आंखों को मसलते हुए झुंझलाकर कहता है, ये इंसान है या भूत? कब आता है, कहाँ से आता है और फिर गायब भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तभी उसकी नज़र तकिए पर रखे एक लेटर और डेयरी मिल्क चॉकलेट पर पड़ती है। वह खुद से ही कहता है, एक और लेटर। वह पहले उस लेटर को खोलकर पढ़ता है, जिसमें लिखा था, बहुत जल्द तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगा जिसे तुम पूरी जिंदगी भूल नहीं पाओगे। पर फिलहाल तुम्हारी तरह स्वीट इस स्वीट चॉकलेट को खाओ और जल्दी आ जाओ मेरे पास। लेटर पढ़ते ही यश अपने क्यूट से चेहरे पर पाउट बनाता है और बड़बड़ाते हुए कहता है, लगता है इस खलूस को सरप्राइज का मतलब ठीक से पता नहीं है। फिर अफसोस भरा चेहरा बनाकर चॉकलेट खोलते हुए कहता है, यश तेरी लाइफ में सरप्राइज का मतलब सिर्फ ये चॉकलेट है, और वो सुसु कर रहा बच्चा ही लिखा है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। कुछ देर बाद यश रेडी होकर कॉलेज पहुंच चुका होता है। कॉलेज पहुंचते ही उसे पता चलता है कि अब से कुछ ही देर में उन सब का रिजल्ट आने वाला है। ये सुनते ही उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है और वह डरते हुए कहता है, मैं तो फेल होने वाला हूँ यार। यश की बात सुनकर नायरा, कार्तिक और आहान तीनों हंसने लगते हैं। चारों इस वक्त कैफेटेरिया में बैठे होते हैं, लैपटॉप खोलकर रिजल्ट के नेट पर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वही आहान मजाक करते हुए यश की दोनों गाल अपने हाथों से पिंच करता है और हंसते हुए कहता है, ओह, ईशान का बेबी बॉय फेल होने वाला है। अब तुम ईशान को अपना प्यारा चेहरा कैसे दिखाओगे? यश को समझ नहीं आता कि उसने आज तक अपने और ईशान के डेट करने के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, फिर भी सब ईशान का नाम लेकर उसे क्यों चिढ़ाते रहते हैं। वह चिढ़ते हुए कहता है, छोड़ आहान, दर्द हो रहा है। लेकिन आहान छोड़ता ही नहीं, बल्कि और जोर से खींचते हुए हंसकर कहता है, बहुत सॉफ्ट है यार, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। उसी पल वहां ईशान आ जाता है। जैसे ही आहान की नज़र ईशान पर पड़ती है, वह झट से यश का गाल छोड़ देता है। नायरा और कार्तिक भी हंसना बंद कर चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन यश को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि ईशान उसके पीछे खड़ा है। वह अपने गाल पर हाथ रखते हुए चिढ़ी हुई आवाज में कहता है, अगर मैं फेल हुआ तो उसका जिम्मेदार सिर्फ ईशान ही होगा, क्योंकि उसने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया था। खड़ूस कहीं का, वैसे तो कॉलेज की सारी लड़कियों को पढ़ाता है, पर मुझे छोड़कर। वह लगातार बोले जा रहा होता है। नायरा, कार्तिक और आहान इशारों इशारों में उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ईशान उसके पीछे खड़ा है और सब सुन रहा है। पर यश तो यश है, अगर एक बार बोलना शुरू कर दे तो खुद भगवान भी आकर उसे चुप नहीं करवा सकते। तभी अचानक उसके कानों में ईशान की कड़क आवाज पड़ती है, ओह,
तो मेरी वजह से तुम फेल हो जाओगे। वही ईशान का आवाज़ सुनते ही यश का बोलती ही बंद हो जाता है और उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जैसे अभी कुछ बड़ा होने वाला हो। तभी ईशान यश के बगल में चेयर खींचकर आराम से बैठता है और यश की तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, चुप क्यों हो गए, बोलो, मेरे वजह से कुछ कुछ कह रहे थे तुम। यश का सहमा हुआ चेहरा देख उन चारों को बहुत हंसी आ रही होती है, लेकिन कोई भी खुलकर हंसने की हिम्मत नहीं करता। सब अपनी अपनी हंसी अंदर ही दबाए उन दोनों को देखने लगते हैं। माहौल हल्का सा मजाकिया होते हुए भी कहीं न कहीं टेंशन से भरा हुआ होता है। तभी ईशान की नज़र यश के गाल पर जाती है, जो आहान के जोर से खींचने की वजह से हल्का सा लाल हो चुका होता है। वो लाल निशान ईशान की आंखों में चुभ जाता है, तो वह यश के लाल हुए गाल को अपनी उंगलियों से बहुत प्यार और सुकून के साथ छूते हुए, लेकिन आवाज़ एकदम ठंडी रखते हुए आहान की तरफ देख कहता है, दोबारा ऐसा मत करना। ईशान की कोल्ड आवाज़, उसकी आंखों में छुपा गुस्सा और सख्ती देख आहान को पहली बार ईशान से डर लगने लगता है। उसका गला सूख जाता है और वह अपने गले का पानी गटकते हुए बस धीमी आवाज़ में ओके कह देता है। माहौल अब थोड़ा गर्म हो चुका होता है। इसी बीच नायरा अचानक खुशी और एक्साइटमेंट में चीखते हुए कहती है, रिजल्ट नेट पर अनाउंस हो गया। ये सुनते ही सबके चेहरे पर डर छा जाता है। दिल जोर जोर से धड़कने लगते हैं। उन चारों में से किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि खुद अपना रिजल्ट देख सके। सबकी हालत देख ईशान हल्का सा मुस्कुराता है। यश का लैपटॉप अपने हाथ में लेते हुए कहता है, लाओ, मैं चेक कर लेता हूँ तुम सबका रिजल्ट। इतना कहते हुए वह यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आईडी लॉग इन करता है। पहले नायरा से, फिर आहान और कार्तिक से उनके रोल नंबर मांगता है और 3 अलग अलग टैब में उनका रोल नंबर डालकर रिजल्ट खुलने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में तीनों का रिजल्ट खुल जाता है। नायरा 79%, आहान 75% और कार्तिक हमेशा की तरह सबसे बेस्ट 95% क्लास का टॉपर। तीनों का रिजल्ट देखकर यश को बहुत खुशी होती है। दिल से दुआ निकलती है कि सब अच्छे नंबर लाए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अपनी रिजल्ट की टेंशन उसे अंदर से खाए जा रही होती है। पता नहीं मेरा क्या होगा। अब सबकी नज़र सिर्फ यश पर होती है। यश ईशान को अपना रोल नंबर बताने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही ईशान उसका रोल नंबर टाइप कर चुका होता है। ये देखकर नायरा थोड़ी हैरान होकर कहती है, आपको यश का रोल नंबर याद है? मुझे तो खुद का याद नहीं रहता। नायरा की बात सुन ईशान यश की तरफ देखता है और बिना किसी झिझक के कहता है, मैं यश से रिलेटेड हर एक बात याद रखता हूँ। ये सुनते ही यश का दिल पिघल जाता है। उसके चेहरे पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। तभी यश का रिजल्ट भी नेट पर खुल जाता है। स्क्रीन देखते ही यश का चेहरा उतर जाता है और वह मायूसी में कहता है, सिर्फ 60%। तो आहान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे दिलासा देने की कोशिश करता है और कहता है, चलो, कम से कम तू फेल तो नहीं हुआ। लेकिन यश को फिर भी अच्छा नहीं लगता। उसने खुद से वादा किया था कि इस बार 80% से ज़्यादा लाएगा, और यहाँ 60% पर आकर अटक गया। खुद को मन ही मन कोसते हुए वह चुपचाप ईशान की तरफ देखने लगता है। तभी कार्तिक ईशान से उसका रिजल्ट चेक करने को कहता है, लेकिन ईशान साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे अपना रिजल्ट बहुत अच्छे से पता होता है। वहीं यश लैपटॉप लेकर खुद से ईशान का रोल नंबर डालता है और रिजल्ट आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही रिजल्ट खुलता है, चारों एक साथ चिल्ला उठते हैं। हर बार की तरह इस बार भी ईशान पूरे यूनिवर्सिटी का टॉपर बना होता है। ये खबर आग की तरह पूरे कॉलेज में फैल जाती है। अगले दिन ईशान के इतने अच्छे नंबर लाने की खुशी में उसके लिए एक बड़ा सा इवेंट रखा जाता है, जिसमें उसे सम्मानित किया जाना होता है। ये फैसला खुद यश के डैड राजवीर मल्होत्रा और कॉलेज के बोर्ड मेंबर्स का होता है। दूसरी तरफ ऋषि अपने रूम में अकेला बैठा ईशान के बारे में सोच रहा होता है। कमरे में हल्की सी खामोशी फैली हुई थी। खिड़की से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही उलझा हुआ था। उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर ईशान और यश के बीच का रिश्ता क्या है। दोस्ती है, अपनापन है, या कुछ ऐसा जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। ऋषि अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ बेड के कोने पर बैठा गहरी सांस लेता है। तभी उसके फ़ोन में उसी दोस्त का कॉल आने लगता है जो उसे उस रात छोड़कर भाग गया था। फ़ोन की स्क्रीन पर नाम देखते ही ऋषि का चेहरा सख्त हो जाता है। तो ऋषि अपना फ़ोन कान में लगाकर चिढ़ते हुए कहता है, मतलबी दोस्त मुझे छोड़कर भाग गया था। मुझे तुम जैसे को अपना दोस्त रखना ही नहीं। दूसरी साइड से आवाज़ आती है, वो लड़का उसका दोस्त था जिसका नाम तरुण था।
तरुण इंडिया में ही रहता था और 2 साल पहले ही वो दोनों फेसबुक पर दोस्त बने थे। तरुण कई बार अमेरिका जाया करता था और जब भी जाता वह ऋषि से मिलता ही था। दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती थी, बिना ज्यादा सवालों के, बिना ज्यादा जवाबों के। तो तरुण अपनी स्वीट आवाज में थोड़ा झिझकते हुए कहता है, सॉरी ऋषि, पर मैं डर गया था उन्हें देखकर। तरुण की आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। ऋषि को ये सुनकर और गुस्सा आ जाता है। वो तंज कसते हुए कहता है, वो कोई मॉन्स्टर थोड़ी है जो देखकर डर गया था। ऋषि की बात सुनते ही तरुण झट से थोड़ा संभलते हुए कहता है, मिलकर बात करते हैं ना। इतना कहते हुए वह ऋषि के फोन में लोकेशन भेज देता है और वहां आने को कहता है। ऋषि कुछ पल सोचता है, फिर गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है। तो ऋषि भी ठीक है कहते हुए फोन काट देता है और अच्छे से रेडी होकर वहां जाने के लिए निकल जाता है। दोपहर का समय हो चुका था। वही अमन आज पूरे दिन ना साहिल से बात किया था और ना ही उससे मिला था। उसका मन बेचैन था। वह उदास होकर टेरेस पर बैठा आसमान को घूर रहा था। हवा हल्की सी चल रही थी लेकिन उसके दिल की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। जैसे ही वह मैसेज पढ़ता है उसके माथे पर पसीना आ जाता है और आंखों में डर भर जाता है। वह खुद से ही बुदबुदाते हुए कहता है, अगर मेरी गलती की सज़ा बॉस साहिल को दिए तो। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो बिना वक्त गवाए खड़ा हो जाता है और साहिल से बात करने के लिए उसे ढूंढने लग जाता है। लंच का समय हो चुका था। यश सबके साथ लंच करने के लिए कैफेटेरिया की तरफ जा ही रहा था। तभी उनके कानों में कुछ स्टूडेंट्स की आवाज़ सुनाई देती है जो कल होने वाले इवेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। वही चारों अपना अपना ऑर्डर देकर बैठ जाते हैं। टेबल पर बैठते ही नायरा उत्सुकता से पूछती है, क्या किसी को पता है कल का इवेंट इतना शानदार क्यों रखा गया है? तो कार्तिक झट से कहता है, मैंने सुना है कल कोई बिजनेसमैन आनंद राजवंश आने वाले हैं, खुद ईशान को अवार्ड देने के लिए। आनंद राजवंश, ये नाम सुनते ही आहान और नायरा एक साथ हैरान होकर कहते हैं, व्हाट? उन दोनों का रिएक्शन देख यश कंफ्यूज होकर कहता है, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे तुम दोनों? तो नायरा यश की तरफ देखते हुए गंभीर आवाज में कहती है, यार ये कोई आम इंसान नहीं है, एशिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक है। पूरे देश में इसका हुकूमत चलता है। वो उम्र में बूढ़े दादा की उम्र का है। तभी आहान भी बात जोड़ते हुए कहता है, मेरे डैड पिछले 4 साल से उसकी कंपनी के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आज तक उनकी साइड से कोई जवाब नहीं आया। यश को अब भी ज्यादा समझ नहीं आता तो वह हल्के अंदाज में कहता है, चलो उस बूढ़े दादाजी के बारे में पता लगाएं कि आखिर ये हैं कौन। उसकी बात से सब अग्री करते हैं। सब लैपटॉप खोलते हैं और सर्च करते हैं। कंपनी का नाम निकलता है IK मल्टीनेशनल कंपनी। वही आनंद राजवंश का सारा डिटेल सामने आ जाता है, जिसमें लिखा था कि वो सिर्फ इस कंपनी की देखरेख कर रहा है। इस कंपनी का प्रेसिडेंट कोई और ही है जो अभी तक किसी को भी पता नहीं है। ये जानकर सबको थोड़ा अजीब लगता है, पर ज्यादा नहीं सोचते हुए सब अपने खाने पर टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ ऋषि उस एड्रेस पर पहुंच चुका था जहां उसके दोस्त तरुण ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो लोकेशन एक बार का था जहां तरुण के एक दोस्त का बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा था। म्यूजिक बज रहा था, लोग हंस रहे थे, लेकिन ऋषि को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। वही ऋषि तरुण के पास आकर कहता है, ये कौन सा बर्थडे पार्टी है जो दिन में सेलिब्रेट हो रहा है? वही उसका दोस्त जिसका नाम ऋतिक था, वो ऋषि के कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए कहता है, क्योंकि रात को लेट सेलिब्रेट करने से पुलिस आ जाती है यार। तरुण और ऋतिक बचपन के काफी अच्छे दोस्त थे, पर ऋतिक इस बात से बिल्कुल अनजान था कि तरुण के दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी। तरुण कई बार ये बात ऋतिक से कहना चाहता था, लेकिन ये सोचकर कि कहीं दोस्ती टूट न जाए, वह अपनी फीलिंग्स अपने तक ही रखता है। वही ऋतिक ऋषि के गोरे और क्यूट से चेहरे को देख फ्लटी आवाज में कहता है, उफ तुम तो बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी की तरह सुंदर और प्यारे से हो। तुम्हें देखकर ही खाने को मन कर रहा है। ऋतिक का फ्लर्ट से भरा ये बात सुनते ही तरुण के अंदर जलन और गुस्सा दोनों उमड़ पड़ते हैं। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वह झट से ऋतिक का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, और मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? अचानक से तरुण की जुबान से ये सुनते ही ऋतिक को जोर की हंसी आ जाती है। उसकी हंसी इतनी बेफिक्र और खुली होती है कि आसपास बैठे लोग भी पलटकर देखने लगते हैं। ऋतिक हंसते हंसते अपनी आंखें मिचकाता है और मजाक उड़ाने वाले अंदाज में तरुण की तरफ देखते हुए कहता है, तू तो सड़ा हुआ बैंगन की तरह है जिसे देखकर मैं कभी ना खाना चाहूं।
ऋतिक की ये बात सुनते ही ऋषि भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता और जोर से हंसने लगता है। माहौल हल्का और मस्ती भरा हो जाता है। वही तरुण जानबूझकर अपना चिढ़ा हुआ चेहरा बना लेता है। वह सिकोड़ लेता है और नकली गुस्से में होंठ फुलाते हुए कहता है, ठीक है, आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। इतना कहते ही वह पलटने का नाटक करता है, जैसे सच में नाराज हो गया हो। तभी ऋतिक और भी शरारती मुस्कान के साथ कहता है, ओके, वैसे भी अब मुझे ऋषि मिल गया है, तो तू जा। इतना कहते हुए ऋतिक मजाक मजाक में तरुण को हल्का सा धक्का देने लगता है। लेकिन इस बार तरुण को सच में गुस्सा आ जाता है। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है, आंखों में हल्की सी तलखी आ जाती है और वह झटके से ऋतिक का हाथ गुस्से में झटक देता है। तरुण के गुस्से भरे चेहरे को देखते ही ऋतिक समझ जाता है कि इस बार बात थोड़ी ज्यादा हो गई है। उसकी आंखों में तुरंत पछतावा झलकने लगता है। वह बिना देर किए फिर से तरुण का हाथ पकड़ लेता है और पीछे से उसे अपनी तरफ खींचकर कसकर पकड़ लेता है। उसके अंदाज में अब मजाक कम और अपनापन ज्यादा होता है। वह धीरे मगर दिल से कहता है, अरे तू तो मेरी जान है और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि तू मेरे लिए कितना जरूरी है? ऋतिक की ये बात तरुण के दिल को छू जाती है। उसके गुस्से की जगह सुकून ले लेता है। वह कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप उस पकड़ में सिमटा रहता है। उन दोनों के बीच की ये क्यूट सी दोस्ती देखकर ऋषि को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वही तरुण के लिए इस पल में बस इतना ही काफी था कि वह ऋतिक के इतना करीब है। उसके दिल में एक अनकही खुशी थी, एक ऐसी तसल्ली कि वह अपनी पूरी जिंदगी ऋतिक के साथ ऐसे ही हंसते लड़ते बिता सकता था, बिना अपनी फीलिंग्स कभी उसे बताए। धीरे धीरे लंच का समय खत्म हो चुका था और सब अपने अपने क्लास की तरफ जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी वहां ईशान आ जाता है। उसकी नज़र सीधा यश पर जाती है और वह उसे देखते ही अपने पास बुलाते हुए अपने साथ कहीं चलने को कहता है। उन दोनों को साथ देखकर आहन, नायरा और कार्तिक मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। नायरा शरारती अंदाज में तुरंत बोल पड़ती है, हाँ हाँ, आप इसे ले जा सकते हैं, आपका ही है अब तो। नायरा की बात सुनते ही यश झुंझला कर उसे घूरने लगता है। उसके चेहरे पर झेप साफ दिखाई देती है। तभी ईशान बिना कुछ कहे यश का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ बाहर की तरफ ले जाने लगता है। वह उसे कॉलेज के बाहर खड़ी अपनी कार की तरफ ले जा रहा होता है। तभी यश उसका हाथ रोक लेता है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट झलकने लगता है और वह उत्सुकता से पूछता है, तुम सरप्राइज देने के लिए मुझे अपने साथ कहीं बाहर ले जा रहे हो? ईशान हल्की सी मुस्कान के साथ यश के गाल पकड़ता है और बस सिर हिलाकर हाँ कह देता है। फिर वह यश को कार की फ्रंट सीट पर बैठाता है, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठता है, सीट बेल्ट लगाता है और कार स्टार्ट कर कॉलेज से बाहर निकल जाता है। कुछ ही देर में दोनों एक बड़े से हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल को देखते ही यश का चेहरा बदल जाता है। वह ईशान की तरफ देखकर थोड़ा हैरान और थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? ईशान का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। उसके लहजे में चिंता और हल्का सा गुस्सा दोनों झलकते हैं। वह कहता है, डॉक्टर माया का कॉल आया था। ये सुनकर यश उदास हो जाता है। उसकी आवाज़ धीमी पड़ जाती है और वह कहता है, अब मैं ठीक हूँ और मुझे दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ईशान बिना कुछ बोले अपनी सीट बेल्ट खोलता है और यश के और करीब आ जाता है। वह उसे अपनी बाहों में भर लेता है और प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें नींद की दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ईशान के सीने से लगे लगे ही यश बोलने लगता है। उसकी आवाज़ में दर्द भी था और भरोसा भी। जब मैं अमेरिका में पढ़ाई करने गया था, मॉम से दूर, तब से ही मेरे दिमाग में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था। मुझे नींद भी नहीं आती थी। मैं बहुत परेशान रहने लगा था। बस मॉम से बात करना चाहता था, पर डैड करने ही नहीं देते थे। फिर मैंने नींद की दवाई लेना शुरू कर दिया और मुझे सुकून मिलने लगा। फिर एक दिन डॉक्टर माया, जो मेरी मासी है, उन्हें पता चला कि मैं नींद की दवाई खाता हूँ। उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया, जिससे मुझे मेरी बीमारी का पता चला और तब से मेरा रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा था। ईशान चुपचाप उसकी हर बात ध्यान से सुनता रहता है। उसकी आंखों में दर्द और चिंता साफ झलक रही थी। तभी यश हल्की मुस्कान के साथ ईशान की तरफ देखता है और कहता है, पर जब से तुम मिले हो, मैंने कभी सोने के लिए दवाई का सहारा नहीं लिया। जब हम साथ नहीं भी सोते थे, तब भी तुम्हारी यादों के सहारे मैं सो जाया करता था, और अब तो तुम हो ना मेरे साथ। यश की सारी बातें सुनकर ईशान का दिल भर आता है। वह प्यार से यश का चेहरा अपने हाथों में लेता है,
उसके और करीब आता है और उसके होठों को अपने होठों से मिलाकर धीरे धीरे चूमने लगता है। यश भी ईशान का कंधा पकड़कर उसे उसी प्यार से जवाब देता है। कुछ देर तक यश को चूमने के बाद ईशान उससे अलग होता है और उसके माथे पर प्यार से किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा बेबी बॉय, पर अभी लास्ट बार चेकअप करवा लो। अब जब ईशान ने कहा है तो उसका बेबी बॉय कैसे मना करे। यश हल्की मुस्कान के साथ ठीक है कहता है। फिर दोनों साथ साथ हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। वहां चेकअप कराने के बाद दोनों वापस कॉलेज जाने के लिए निकल जाते हैं, दिल में सुकून और साथ होने का भरोसा लिए हुए। शाम का वक्त हो चुका था। आसमान धीरे धीरे गहरे नारंगी से नीले रंग में बदल रहा था और कॉलेज कैंपस लगभग खाली हो चुका था। कॉलेज से सब निकल चुके थे, हर तरफ एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। वही यश और अमन अपनी टीम के साथ ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। खेल की आवाज़, जूतों की जमीन से टकराने की ध्वनि और कोच की सीटी, सब कुछ चल रहा था, लेकिन अमन आज कुछ अलग लग रहा था। आज अमन थोड़ा बदला बदला और उदास नजर आ रहा था यश को। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, चेहरे पर वो शरारती मुस्कान भी गायब थी। यश का मन बेचैन हो उठता है। यश का तो मन कर रहा था कि वो जाकर अमन से पूछे कि उसे आखिर हुआ क्या है और क्यों वो इतना परेशान लग रहा है। लेकिन अमन से बात करने का मतलब था खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। वो सीधा मुंह बात तक नहीं करता था। यश को पता था कि अमन अगर नहीं बोलना चाहे तो कोई उससे कुछ नहीं उगलवा सकता। और फिर ज्यादा ना सोचते हुए यश अपनी प्रैक्टिस पर फोकस करने लगता है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उनकी टीम नेशनल लेवल पर खेलने वाली थी। यश पर और भी ज्यादा दबाव उसके ट्रेनर देने लगे थे। हर पास, हर शॉट, हर मूवमेंट पर कोच की नज़र थी। यश के कंधों पर सिर्फ जीत का नहीं, पूरे टीम के सपनों का भार था। दूसरी तरफ आहान बहुत बोर हो चुका था। उसका मन किसी काम में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, मेहिका। वह मेहिका को देखने के लिए काफी तड़प रहा था। तो फिर वह ज्यादा ना सोचते हुए निकल पड़ता है मेहिका की कोचिंग उसे देखने के लिए। कुछ ही देर में वह वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी नज़र मेहिका पर जाती है, उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान छा जाती है। दिल की धड़कनें अपने आप धीमी हो जाती हैं। वह मुस्कुराते हुए उसकी तरफ चलने लगता है। तभी बीच में रफ्तार से एक ब्लैक कलर का ट्रक मेहिका के सामने खड़ा हो जाता है। एक पल में सब कुछ ढक जाता है। उस ट्रक के आने से आहान को मेहिका अब नजर नहीं आ रही थी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी भर जाती है, तो वह अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए जाने लगता है। और तब तक वो ट्रक भी रफ्तार से निकल जाता है। वही मेहिका भी तब तक गायब हो चुकी थी। आहान को कुछ समझ नहीं आता कि मेहिका अभी यहीं तो थी, पर अचानक से कहाँ गायब हो गई। घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलकने लगती है। वह तुरंत मेहिका को कॉल करता है, लेकिन मेहिका का फोन बंद बता रहा था। तो आहान मेहिका की कोचिंग के अंदर जाकर भी पता करता है, लेकिन मेहिका अंदर भी नहीं थी। आहान को बहुत टेंशन होने लगती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वह फिर यश को कॉल लगाता है, लेकिन यश ग्राउंड में प्रैक्टिस में बिजी था और उसका फ़ोन भी लॉकर रूम में था। वही आहान गुस्से में कहता है, अब क्या करूं, कैसे पता करूं मेहिका यहाँ से कहाँ गायब हो गई। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने का सोचता है, लेकिन कई महीनों से वहाँ का सीसीटीवी कैमरा बंद पड़ा था। तो वह गहरी सांस भरते हुए कहता है, अब ईशान को ही बताना पड़ेगा। वैसे भी उसके लिए इस वक्त मेहिका ज्यादा जरूरी थी, और वो मेहिका के लिए कुछ भी कर सकता था, ईशान को भी झेल सकता था। दूसरी तरफ बार में ऋषि अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था, हंसी मजाक, ड्रिंक्स, शोर। ऋतिक ने आज पूरे बार को बुक करके रखा था। तभी उस बार में एंट्री होती है युवराज की। लेकिन जिस वक्त युवराज अंदर आया था, ऋषि वॉशरूम गया हुआ था। वही युवराज अंदर आ गुस्से में म्यूजिक बंद कर देता है। ऋतिक की तरफ देख अपने कोल्ड आवाज में कहता है, कहा था ना तुम बार में पार्टी नहीं कर सकते। युवराज को अपने सामने देख ऋतिक और तरुण दोनों के माथे से पसीना आने लगता है। उनकी सांसें अटक जाती हैं। ऋतिक आगे कुछ कहता ही है कि तभी ऋषि पीछे से आते हुए कहता है, और तुम होते कौन हो ऋतिक को पार्टी करने से रोकने वाले। ऋषि को देख एक पल के लिए युवराज हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वही ऋषि तरुण और ऋतिक के सामने खड़ा हो अपनी छोटी सी उंगली युवराज की तरफ पॉइंट कर कहता है, पिछली बार गलती मेरी थी इसलिए मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर अगर मेरे दोस्तों को कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
ऋषि का तेवर देख युवराज को ऋषि और भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। वही ऋतिक और तरुण इशारे में ऋषि को चुप कराने की कोशिश करते हैं, पर ऋषि तो यश का भाई था, वो अपने आगे किसी की सुनता कहाँ था। ऋषि उन दोनों को चुप करवा देता है और युवराज की तरफ देख कहता है, हाँ तो हम कहाँ थे। ऋषि बार बार अपनी उंगली पॉइंट कर बात कर रहा था, और युवराज को कोई उंगली दिखाकर बात करे ये उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। उसका मन कर रहा था कि वो ऋषि की उंगली ही तोड़ दे। ऋषि की बात सुन युवराज गुस्से में कहता है, तुम खुद तो बिगड़े हुए हो, कम से कम इन दोनों को तो छोड़ दो, अपनी तरह मत बनाओ। ऋषि एटीट्यूड के साथ उसकी बातों को रिपीट कर कहता है, हाँ मैं बिगड़ा हुआ, और अपने दोस्तों को भी अपनी तरह बनाऊंगा। तुम होते कौन हो रोकने वाले और मुझे ज्ञान देने वाले। इतना कहते हुए वो ड्रिंक उठा एक सिप खुद पीता है, फिर युवराज की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मेरे दोस्त का बर्थडे है, तो तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम भी एंजॉय करो। और जबरदस्ती उसके होंठों के करीब ग्लास ले जाने लगता है, तो गुस्से में युवराज ऋषि के हाथ से ग्लास जमीन पर फेंक देता है और उसका हाथ मजबूती से पकड़कर मोड़ देता है, जिसकी वजह से ऋषि को हाथ में तेज दर्द होता है। वो चिल्ला उठता है, आह छोड़ो मेरा हाथ। तभी ऋतिक सामने आ युवराज की तरफ देख कहता है, यूवी भाई प्लीज ऋषि को छोड़ दीजिए, उसे आपके बारे में कुछ नहीं पता। भाई, ये सुन ऋषि चिल्लाते हुए कहता है, अरे यार पहले क्यों नहीं बताया ये तेरा भाई है। ऋतिक घबराकर युवराज से विनती करने लगता है, तो युवराज ऋषि का हाथ छोड़ देता है। ऋतिक की तरफ देख गुस्से में कहता है, ये खुद तो बिगड़ा हुआ है ही, तुम भी इसकी संगत में रहकर बिगड़ जाओगे। और ऋषि की आंखों में आंखें डाल उसे घूरते हुए कहता है, हो सके तो इससे दूर रहो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाते ही ऋषि का गुस्सा जैसे काबू से बाहर हो जाता है। उसकी आंखों में नाराजगी और बेचैनी साफ झलक रही होती है। वह बिना देर किए सबसे पहले तरुण की तरफ मुड़ता है और गुस्से में तरुण पर बरसता है कि उसे पहले से पता था कि युवराज ऋतिक का भाई है, तो उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। ऋषि की आवाज में नाराजगी के साथ साथ अपनापन भी छुपा हुआ होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उससे कुछ छुपाया गया है। ऋषि का यूं अचानक भड़क जाना देख ऋतिक का चेहरा उतर जाता है। वह थोड़ा उदास हो जाता है, उसकी आंखों में पछतावे की झलक आ जाती है और वह धीमी आवाज में कहता है, भाई मुझसे नाराज हो गए, सारी गलती मेरा ही था। इतना कहते हुए वह खुद को ही दोष देने लगता है। उसकी आवाज में अपराधबोध साफ महसूस किया जा सकता है। ऋतिक को यूं खुद को ब्लेम करता देख ऋषि का गुस्सा थोड़ा कम होता है, लेकिन उसके शब्द अभी भी तीखे रहते हैं। वह झुंझलाकर कहता है, तुम्हारा भाई भी बिल्कुल भी संस्कारी टाइप का इंसान नहीं है, वो खुद बार में जाता, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ऋषि के मन में युवराज की छवि को लेकर नाराजगी और शक दोनों गहराते जा रहे होते हैं। ऋषि की बात सुनते ही ऋतिक झट से उसकी तरफ देखता है, जैसे उसे सफाई देना बेहद जरूरी हो। वह तुरंत कहता है, भाई अंडरकवर कुछ काम कर रहे, इसलिए वो किसी काम से शायद बाहर गए होंगे, क्योंकि उन्हें बाहर जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए मुझे रोकते हैं और मैं झूठ कहकर आ जाया हूँ, इसलिए वो नाराज हो गए। ऋतिक की आवाज में अपने भाई को सही साबित करने की बेचैनी साफ झलक रही होती है। ऋतिक की सारी बातें सुनने और उन्हें अच्छे से समझने के बाद माहौल कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। लेकिन अब एक सवाल सबके मन में घूमने लगता है, वो लड़की कौन थी जिसे युवराज अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा था। इस सवाल का जवाब ऋतिक को भी नहीं पता होता है। यही सोचते हुए ऋषि के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आती है और वह खुद में ही कहता है, मैं खुद पता कर लूंगा, वो भी रिया बनकर। उसकी आंखों में अब चालाकी और जिद दोनों साफ दिखाई देने लगते हैं। वही आहन ईशान के कैफे जाने से पहले ये पता कर चुका था कि मेहिका घर पहुंची है या नहीं। जब उसे ये पता चलता है कि मेहिका अब तक घर नहीं आई है, तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसका मन किसी अनजाने डर से भर जाता है। दूसरी तरफ मेहिका को कुछ लोग बेहोश कर उसी ट्रक के अंदर डाल देते हैं। अंधेरा, सन्नाटा और ट्रक की रफ्तार, सब कुछ उसे किसी बुरे सपने जैसा लग रहा होता है। कुछ देर बाद वे लोग उसे एक बड़े से घर के अंदर ले आते हैं और एक बड़े आलीशान कमरे के अंदर बेड पर आराम से सुला देते हैं। उसके बाद वे लोग चुपचाप उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। वह मेहिका के चेहरे को ध्यान से देखता है, फिर उसके बगल में बैठ जाता है। वह उसके होंठों को अपनी उंगली से सिडक्टिव तरीके से छूते हुए कहता है, प्यार से अगर मान जाती तो मुझे तुम्हें ऐसे नहीं लाना पड़ता बेबी। इतना कहते हुए वह आदमी मेहिका के होंठों के और करीब जाने लगता है।
बेहोशी की हालत में भी मेहिका को एहसास होने लगता है कि कोई उसके बहुत करीब आ रहा है। वह हल्की सी करवट लेती है और धीमी, टूटी हुई आवाज में कहती है, आहान। आहान का नाम सुनते ही वह आदमी अचानक रुक जाता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है और वह मेहिका से दूर हो जाता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि आयुष होता है। वह अपने हाथ की मुट्ठी बांध लेता है और गुस्से व जलन के साथ खुद में ही कहता है, आहान नहीं, अब तुम्हें आयुष कहने का आदत डालना होगा मेहिका। इतना कहते हुए वह मेहिका को ब्लैंकेट से ढक देता है। उसके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि होती है। वह कमरे से बाहर निकल जाता है, दरवाजे पर ताला लगाता है और फिर मेहिका के लिए अपने हाथों से खाना बनाने किचन की तरफ चला जाता है। वही आहान कैफे के बाहर खड़ा गहरी सोच में डूबा होता है। वह सोचने लगता है कि ईशान से क्या कहे, कैसे उसे सब बताए। उसका दिल बेचैन हो रहा होता है। तभी वहां यश आ जाता है। आहान को यूं कैफे के बाहर खड़ा देख वह पीछे से उसके कंधे पर अपना हाथ रखता है और पूछता है, क्या हुआ, बाहर क्यों खड़ा है और यहाँ क्या कर रहा। यश को देख आहान उसे सब बताने ही वाला होता है। तभी कैफे का गेट खुलता है। ईशान गुस्से में बाहर आता है। उसकी आंखों में डर और पागलपन साफ झलक रहा होता है। आहान को देखते ही वह उसके पास जाता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है और लगभग चिल्लाते हुए कहता है, कहाँ है मेरी माही। ईशान को गुस्से में देख यश दिल से घबरा जाता है। उसकी आंखों के सामने ईशान का बदला हुआ रूप साफ दिखाई दे रहा था। यश तुरंत ईशान का हाथ उसके कॉलर से हटाता है और थोड़ी ऊंची लेकिन परेशान आवाज में कहता है, क्या हो गया तुम्हें, आहान से ऐसे बात क्यों कर रहे हो। यश के सवाल को सुनते ही आहान के चेहरे पर जो बेचैनी थी वो अब टूटकर बाहर आ जाती है। उसकी आवाज कांपने लगती है और वह बिना एक पल सोचे झट से कहता है, मेहिका अपने कोचिंग से गायब हो गई है और उसका फोन भी बंद बता रहा है। ये सुनते ही यश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, सांसें तेज हो जाती हैं और वह लगभग चीखते हुए कहता है, व्हाट, कब और कैसे। आहान का दिल जैसे इस सवाल के साथ ही पूरी तरह टूट जाता है। वह गहरी सांस लेता है और फिर आज जो कुछ उसने देखा था सब कुछ शुरू से बताना शुरू करता है। वह हर एक छोटी छोटी बात बताता है, मेहिका का देर तक बाहर न आना, फोन न उठाना और वो डर जो धीरे धीरे उसके अंदर पनपने लगा था। सब कुछ बताते वक्त उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसका गला रुंध जाता है। वह खुद को संभालते हुए ईशान का हाथ पकड़ लेता है और पूरी सच्चाई, पूरी बेबसी के साथ प्यार भरी आवाज में कहता है, मैं मेहिका से सच में प्यार करता हूँ, उसके साथ कभी ऐसा नहीं करूँगा, ट्रस्ट मी ईशान। ईशान उसकी आंखों में झांकता है। वहाँ कोई झूठ नहीं, कोई चाल नहीं थी, सिर्फ दर्द और सच्चा प्यार था। ईशान को उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी। लेकिन उसी पल यश की नज़र बस एक ही चीज पर टिक जाती है, आहान का ईशान का हाथ पकड़ना। यश के अंदर एक अजीब सी जलन और घबराहट उठती है। वह तुरंत आहान का हाथ ईशान के हाथ से हटाता है और खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, हमें मिलकर सोचना होगा कि आखिर मेहिका कहाँ हो सकती है। तीनों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेहिका के गायब होने के पीछे आखिर किसका हाथ हो सकता है। ज्यादा देरी न करते हुए ईशान बिना उन दोनों से आगे कुछ कहे तेज कदमों से कैफे के अंदर चला जाता है। उसके पीछे पीछे यश और आहान भी चले जाते हैं। अंदर जाते ही ईशान अपना लैपटॉप खोलता है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की रफ्तार से चलने लगती हैं। वह मेहिका की कोचिंग के आसपास की रोड पर लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सबको हैक करके फुटेज रिकवर कर लेता है। ईशान को इतनी जल्दी हैक करता देख यश और आहान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था। यश अपने मन में ही सोचता है, ये इंसान है या कंप्यूटर, इतनी जल्दी कौन हैक करता है। ईशान ध्यान से आज शाम का वीडियो चेक करने लगता है ताकि उस ट्रक का पता चल सके। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक ट्रक नजर आता है। जैसे ही ट्रक दिखता है आहान झट से स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए घबराए आवाज में कहता है, यही ट्रक था। यही ट्रक अचानक मेहिका के सामने आ गया था। ईशान तुरंत वीडियो रोकता है, ट्रक के नंबर पर जूम करता है और उस नंबर को नोट कर लेता है। बिना एक पल गंवाए वह युवराज को कॉल करता है और पूरा मामला बताते हुए पता लगाने को कहता है। उधर युवराज इस वक्त अपनी बोलेरो में बैठा किसी काम से जा रहा होता है। ईशान की बात सुनते ही उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वह बिना देर किए अपना सारा काम छोड़ देता है और सीधे ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में ही वह अपने आदमियों को फोन करके सब कुछ पता लगाने का आदेश दे देता है। दूसरी तरफ मेहिका को धीरे धीरे होश आने लगता है। उसका सिर भारी होता है।
आंखें खुलते ही वह खुद को एक आलिशान कमरे में पाती है। कमरे की चमक दमक उसके डर को कम नहीं कर पाती। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह इस वक्त कहाँ है। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगता है। डर उसके पूरे जिस्म में फैल जाता है। वह जल्दी से बेड से उतरती है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बाहर से लॉक होता है। मेहिका घबरा कर दरवाज़ा पीटने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है, कोई है? किसने मुझे यहाँ लेकर आया है? खोलो दरवाज़ा। मेहिका की आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। उसी वक्त आयुष एक ठंडी मुस्कान के साथ मेहिका की पसंद का सारा खाना ट्रे में सजाकर ट्रॉली पर रखता है। ट्रॉली को धीरे धीरे घसीटते हुए वह कमरे के बाहर आकर रुकता है। फिर अपनी पॉकेट से चाबी निकालता है और ताले को खोलने लगता है। दरवाजे के बाहर आहट सुनकर मेहिका पीछे हटने लगती है। उसके कदम कांपने लगते हैं। वह सहमी हुई आवाज़ में कहती है, कब? कौन है? तभी आयुष दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है। आयुष को देखते ही मेहिका का डर गुस्से में बदल जाता है। वह उसके पास जाकर चीखते हुए कहती है, ये क्या मजाक है आयुष? आयुष धीरे धीरे मेहिका की तरफ कदम बढ़ाता है। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान होती है। उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन झलक रहा होता है। वह भारी आवाज में कहता है, मजाक नहीं मेहिका, प्यार है मेरा तुम्हारे लिए। आयुष की बातों में और उसकी आंखों में आज एक अलग ही जुनून था। वही जुनून मेहिका के दिल में डर भर देता है। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वह पूरी ताकत से चिल्लाते हुए उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम गलत कर रहे हो। मुझे ऐसे यहाँ लाना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। वही आयुष मेहिका की बातों को पूरी तरह इग्नोर करता हुआ रूम के बाहर रखी ट्रॉली को घुड़घुड़ाते हुए रूम के अंदर ले आता है। ट्रॉली की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज जाती है, लेकिन आयुष के चेहरे पर जरा भी नरमी नहीं होती। मेहिका उसे बेबस नज़रों से देख रही होती है। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी होती है। आयुष बिना कुछ सुने मेहिका का हाथ पकड़ता है और उसे जबरदस्ती अपने साथ बेड पर बैठा देता है। मेहिका छूटने की कोशिश करती है, लेकिन आयुष की पकड़ बहुत मजबूत होती है। वह खाने को चम्मच में भरता है और मेहिका के होठों के करीब लाता है, जैसे ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो। लेकिन वही मेहिका गुस्से और नफरत से उसका हाथ झटक देती है, जिसके कारण सारा खाना नीचे ज़मीन पर फैल जाता है। प्लेट के गिरने की आवाज़ कमरे में और ज़्यादा सन्नाटा भर देती है। मेहिका का रूड बिहेवियर देख आयुष को गुस्सा आ जाता है। उसकी आंखों में एक अलग ही पागलपन उतर आता है। वह मेहिका के बाल अपनी मुट्ठी में भरकर उसका चेहरा ऊपर करता है और कड़क आवाज़ में कहता है, बहुत कोशिश कर चुका हूँ तुम्हें प्यार से समझाने का, पर लगता है तुम्हें प्यार की भाषा आती ही नहीं है। इतना कहते हुए वह मेहिका के होठों के बेहद करीब जाता है और उसके होठों को अपने दांतों से क्रूरता के साथ चूमने लगता है। मेहिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। लेकिन वही मेहिका अपनी सारी ताकत जुटाकर उसे खुद से दूर धकेलती है और खींचकर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ की आवाज़ कमरे में गूंज जाती है। वह बेड से उठकर खड़ी हो जाती है और कांपती हुई आवाज़ में कहती है, दोबारा मेरे करीब भी आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आह, मैं तो डर गया। इतना कहते हुए आयुष खड़ा होता है। मेहिका का हाथ मजबूती से पकड़कर उसे वापस बेड पर धकेल देता है। फिर वह एक पैर बेड पर रखकर एटीट्यूड के साथ कहता है, जितना जल्दी हो सके मुझे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि यहाँ से तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। इतना कहते हुए वह रूम से बाहर निकलता है, दरवाजे पर ताला लगाता है और चला जाता है। वही मेहिका भागकर दरवाजे के पास जाती है, ताले को पीटते हुए चीख चीख कर कहती रहती है, आयुष मुझे जाने दो। उसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस उसी के पास लौट आती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। दूसरी तरफ ईशान और बाकी सब मेहिका का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। ट्रक ड्राइवर का पता चल चुका होता है। युवराज जब उसे धमकाता है तो वह डर के मारे सब कुछ उगल देता है। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता होता कि मेहिका की किडनैपिंग के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। जो भी जानकारी ट्रक ड्राइवर से मिलती है, उसके आधार पर युवराज आयुष के हायर किए हुए आदमियों तक पहुंच जाता है। युवराज के सामने आते ही उन सबकी हालत खराब हो जाती है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। डर के मारे वो सब पालतू तोते की तरह आयुष के बारे में सब कुछ बता देते हैं। वो कहाँ रहता है, कहाँ गया है और मेहिका को किस जगह लेकर गया है। युवराज ये सारी जानकारी ईशान को भी बता देता है और उसका एड्रेस भी भेज देता है। जब आहान आयुष का नाम सुनता है तो गुस्से से उसका खून खौल उठता है। वह दांत पीसते हुए कहता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इतनी घटिया हरकत आयुष के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता।
तो यश उसकी तरफ देखकर पूछता है, तू इस आयुष को जानता है? यही सवाल ईशान के दिमाग में भी होता है। वह भी आहान से पूछता है कि ये आयुष आखिर है कौन। तो आहान उन्हें आयुष के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर ईशान का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह खुद से ही कहता है, इस आयुष को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहने के बाद वह कार को और तेज रफ्तार से चलाने लगता है। दूसरी तरफ आयुष को ये खबर मिल जाती है कि ईशान उसे ढूंढते हुए वहां आने के लिए निकल चुका है। वह मेहिका के रूम का ताला खोलता है और अंदर जाता है। वापस से आयुष को अंदर देख मेहिका रोना बंद कर देती है और हिम्मत जुटाकर खड़ी हो जाती है। वह उसे आखिरी बार चेतावनी देते हुए कहती है, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, जाने दो मुझे। अगर मेरे भैया या आहान को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जान ले लेंगे तुम्हारी। एक तो वैसे ही आयुष के दिमाग में डर और गुस्सा चल रहा होता है, ऊपर से मेहिका की ये बातें सुनकर उसका दिमाग और खराब हो जाता है। गुस्से में उसका हाथ उठ जाता है। थप्पड़ लगते ही मेहिका बेड पर गिर जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, गाल लाल हो जाते हैं और होठों से खून बहने लगता है। ये देख आयुष एक पल के लिए घबरा जाता है। वह उसके चेहरे को छूते हुए कहता है, सॉरी जान, ज्यादा जोर से लग गया क्या? आयुष के झूठे केयर को देख मेहिका दर्द में भी मुस्कुरा देती है और कहती है, तुमने पूछा था ना कि मैं आहान से क्यों प्यार करती हूँ, बस यही वजह है। वो तुम्हारी तरह नहीं है। वो कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। उसने हमेशा मेरी इज्जत की है। मेहिका की जुबान से आहान की तारीफ सुन आयुष और भड़क जाता है। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहता है, एक बार मुझसे प्यार करके तो देखो, मैं आहान से भी बेहतर बनकर दिखाऊंगा। वही मेहिका अपना मुंह फेर लेती है तो आयुष गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचता है और बाहर की तरफ ले जाने लगता है। वह उसे कार में बैठाता है और वहां से निकल जाता है। उसके निकलते ही ईशान और युवराज अपने अपने फोर्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं। वो पूरा घर चेक करते हैं, लेकिन वहां आयुष और मेहिका दोनों में से कोई भी नहीं मिलता। युवराज पहले से ही रास्तों को ब्लॉक करवा चुका होता है। अब आयुष के लिए भागना आसान नहीं रह जाता। कार में बैठी मेहिका लगातार चिल्ला रही होती है। गुस्से में आयुष उसे बेहोशी का इंजेक्शन देता है और मेहिका बेहोश हो जाती है। आयुष ड्राइव करते हुए सोचने लगता है कि अब वो मेहिका को लेकर कहाँ जाए। और वही दूसरी तरफ ईशान की आंखों में सिर्फ एक ही जुनून होता है, मेहिका को हर हाल में बचाना। रात का 10 बज चुका था और बार में तीनों का पार्टी करना खत्म भी हो चुका था। बार की रंगीन लाइट्स अब भी उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। कानों में म्यूजिक की गूंज बाकी थी और नशे की गर्मी दिल तक उतर चुकी थी। तो तीनों बार से बाहर चले आते हैं। वही ऋषि तरुण और ऋतिक की तरफ देख कहता है, यार मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं चलता हूँ। उसकी आवाज में थकान साफ झलक रही थी, जैसे आज की सारी टेंशन शराब के साथ शरीर पर भारी पड़ गई हो। तो वो दोनों भी ठीक है कह देता है। ऋषि ने पहले ही अपने ड्राइवर को कॉल कर आने को कह दिया था, तो वह आराम से कार में बैक मेंशन जाने के लिए निकल जाता है। कार के जाते ही सड़कों पर फैली ठंडी हवा बाकी दोनों के चेहरे से टकराती है। वही ऋतिक को ये टेंशन होने लगता है कि वो अपने घर जाए तो जाए कैसे। आज के तमाशे के बाद उसके भाई का गुस्सा 7वें आसमां पर चढ़ चुका होगा। ऊपर से वो तरुण और ऋषि के साथ इतना ज्यादा ड्रिंक कर चुका था कि ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और दिमाग में हजारों ख्याल एक साथ टकरा रहे थे। ऋतिक के चेहरे को देख तरुण समझ चुका था कि वो क्या सोच रहा होगा। तो तरुण उसके कंधे पर अपना हाथ रख कहता है, तू टेंशन मत ले और चल, आज रात मेरे घर रुक जाना, फिर कल सुबह अपने घर चले जाना। तरुण की आवाज में अपनापन था जो ऋतिक के दिल को थोड़ा सुकून दे गया। ये सुन ऋतिक झट से तरुण के गले लग जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तू बेस्ट है यार। उसके गले लगने से तरुण का दिल झूमने लगा था। एक अजीब सी गर्माहट उसके सीने में दौड़ गई थी जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। वह उसके पीठ को थपथापते हुए कहता है, अब ज्यादा सेंटी होने का जरूरत नहीं है, घर चलो। इतना कहते हुए दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं। रास्ते भर खामोशी रहती है, मगर उस खामोशी में भी बहुत कुछ कहा सुना जा रहा था। कुछ ही देर में तरुण का घर आ जाता है। दोनों कार से उतरकर तरुण के रूम के अंदर चले जाते हैं। कमरे में हल्की पीली लाइट थी, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग, शांत और सुरक्षित। अंदर जा दोनों बेड पर ऐसे ही बिना चेंज किए लेट जाते हैं। नशे और थकान ने दोनों को जकड़ रखा था। तभी ऋतिक तरुण की तरफ देख अपने फेस पर क्यूट सा पाउट बना कहता है, मेरा गिफ्ट वो कहाँ है, तूने दिया नहीं? तो तरुण चिढ़ते हुए कहता है,
इतना बड़ा होकर कौन गिफ्ट मांगता है? मैं और मुझे चाहिए। इतना कहते हुए वह बेड पर बैठ जिद करने लगता है, ये कहते हुए कि मुझे चाहिए, मेरा गिफ्ट दो मुझे। उसकी हरकतों में बच्चे जैसी मासूमियत थी। वही उसके बच्चों से भरे हरकत देख तरुण उसके गाल को लिंच करते हुए कहता है, तुम ऐसे करते हो ना तो और भी ज्यादा क्यूट लगते हो। फिर वह टेबल से एक पेंडेंट का बॉक्स निकाल उसके हाथ में थमा देता है। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाकर कहता है, ये तेरे लिए। वही ऋतिक उस बॉक्स को खोल कर देखता है। उसमें हार्ट शेप का पेंडेंट था जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव था। उस पेंडेंट को देख ऋतिक अपने नशे भरी आवाज में कहता है, अब इतना प्यार से लाए हो तो खुद ही पहना दो। तो तरुण हल्का सा हंसते हुए ठीक है कहता है। वह पेंडेंट को निकालकर उसके करीब आता है और धीरे धीरे उसे पहनाने लगता है। उस पर दोनों की सांसें पास पास चल रही थीं। पहनाने के बाद तरुण उसकी आंखों में देखकर कहता है, कैसा लगा? वही ऋतिक उसके कंधे पर हाथ रख मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत हॉट हो पेंडेंट, तुम्हें हॉट लग रहा? ये सवाल कर तरुण उससे दूर जाने को होता है। तभी ऋतिक तरुण का कमर पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और सिडक्टिव आवाज में कहता है, पेंडेंट नहीं, तुम हॉट लग रहे। ऋतिक की बात सुन तरुण का चेहरा लाल हो चुका था। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, तुम नशे में हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो ऋतिक उसके गाल को प्यार से किस करता है। ये देख तरुण उसका कंधा पकड़कर कहता है, तुम क्या कर रहे? वही ऋतिक थोड़ा गुस्सा होकर कहता है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड होकर किसी और को अपना दोस्त कैसे बना सकते हो? आई हेट यू तरुण। तरुण को समझ नहीं आ रहा था कि ऋतिक क्या बोल रहा है। नशा, जलन और डर सब मिलकर उसके शब्दों में बाहर आ रहे थे। तरुण बार बार उसे सोने को कहता है तो ऋतिक चिढ़कर उसे बेड पर धकेल देता है और खुद उसके ऊपर चढ़कर गुस्से में कहता है, तुम्हारे लिए सिर्फ मैं जरूरी होना चाहिए और कोई नहीं। इतना कहते हुए वह उसके होठों के करीब जाता है। तरुण का दिमाग सुन्न पड़ गया था। वह उसे खुद से दूर कर कहता है, बहुत पछताओगे ऋतिक। कभी नहीं। इतना कहते हुए वह फिर से उसके करीब आता है और तरुण के होठों पर अपना होठ रख देता है। ऋतिक के ऐसा करते ही तरुण खुद को रोक नहीं पाता और ऋतिक को बेड पर पलट उसके होठों को प्यार से किस करने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के जज्बातों में बह चुके थे। नशा, दबे हुए एहसास और पल की कमजोरी सब कुछ एक साथ टूट पड़ा था। कुछ देर बाद तरुण को एहसास होता है कि ऋतिक सो चुका है। उसके चेहरे पर अब मासूम सी शांति थी। तरुण उसके बगल में लेट जाता है। धीरे से उसके चेहरे को छूते हुए कहता है, सॉरी ऋतिक, नशे में तुम्हारा फायदा उठाने के लिए, पर मैं अपने जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तुम्हारे पास आते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। कमरे में खामोशी थी और उस खामोशी में सिर्फ पछतावे और अधूरे एहसासों की गूंज। दूसरी तरफ आयुष मेहिका को लेकर जंगल वाले सड़क से लेकर जा रहा था क्योंकि सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया था। अंधेरी, सुनसान सड़क, चारों तरफ सिर्फ पेड़ों की डरावनी परछाइयां और गाड़ी के टायरों की आवाज। मेहिका बेहोश हालत में सीट पर पड़ी थी और आयुष के चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी। और युवराज को अच्छे से पता था कि वो अगर सारे रास्ते को ब्लॉक करवा देगा तो आयुष मेहिका को जंगल वाले रास्ते से ही लेकर जाएगा। इसी वजह से युवराज ने पहले ही पूरे जंगल में अपने फोर्स को ऑर्डर कर आयुष को ढूंढने को कह दिया था। युवराज की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र मेहिका की सलामती की। और उसके बिछाए प्लान के मुताबिक युवराज के फोर्स आयुष को पकड़ चुके थे और उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। चारों तरफ गाड़ियों की लाइट्स जल उठती हैं। जंगल की खामोशी अचानक सायरन और लोगों की आवाजों से टूट जाती है। वही आयुष कार से निकल भागने को होता है। दिल में डर समा चुका था। तभी आहन उसका हाथ पकड़ खींचकर एक पंच मरता है और वो जमीन पर गिर जाता। उस एक पंच में आहन का गुस्सा, डर और मेहिका को खो देने का खौफ सब झलक रहा था। और फिर आयुष का कॉलर पकड़ गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी मेहिका को छूने की? आहन की आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। वही ईशान भी आकर दो चार और घूंसे मारता है। ईशान आमतौर पर शांत रहने वाला इंसान था, लेकिन उस पर एक भाई बनकर उसके हाथ खुद ब खुद चल रहे थे। वही यश कार में जा मेहिका के चेहरे पर पानी छिड़कने लगता है ताकि वो होश में आ जाए। यश के हाथ कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज थीं। प्लीज मेहिका, आंखें खोलो, वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था। और धीरे धीरे वो होश में भी आने लगी थी। पलकों में हल्की सी हरकत होती है तो यश उसे पकड़ कार से बाहर निकलने में हेल्प करने लगता है। वही आहन और ईशान अब भी आयुष को धोए जा रहे थे। उनके अंदर का सारा गुस्सा जैसे उसी पर निकल रहा हो।
तो युवराज अपने फोर्स से आयुष को अपने साथ ले जाने को कह देता है। उसके चेहरे पर सख्ती थी। तो वो लोग भी ठीक है कहते हुए उसके हाथ में हथकड़ी पहना उसे अपने साथ पुलिस जीप में बैठा ले जाते हैं। तभी मेहिका अपनी हल्की आंख खोलती है। सब कुछ धुंधला सा लग रहा था और तभी उसे आहन का चेहरा दिखाई देता है। आहन को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे सारी तकलीफ एक पल में खत्म हो गई हो, और वह खुश हो कहती है, आहन आप आ गए। मेहिका की आवाज़ सुन ईशान जाने को था। वो खुद को पीछे रखना चाहता था, पर उसके जाने से पहले ही आहन उसके पास चला जाता है और मेहिका को अपने बाहों में भर लेता है। उस गले में डर भी था, राहत भी और बहुत सारा प्यार भी। ये देख ईशान का कदम वहीं पर थम जाता है। उसका दिल भारी हो जाता है। वो उन दोनों को देखता रहता है बिना कुछ कहे। ईशान को ऐसे उदास देख यश उसके कंधे पर अपना हाथ रख कर कहता है, ये दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। तुम भी मान जाओ ना, आहन मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ वो कैसा इंसान है। यश की आवाज़ में भरोसा था। यश की बात सुन ईशान उसे घूर कर देखता है और चिढ़ते हुए कहता है, तुम्हारे लिए मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ या आहन? यश बिना रुके कहता है, आहन मेरा दोस्त है और तुम मेरा प्यार। तुम दोनों ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। इतना कहते हुए यश ईशान का हाथ पकड़ प्यार से कहता है, अगर आहन गलत होता तो मैं कभी भी उसका साथ नहीं देता। ईशान मुस्कुराते हुए उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, मेरा बेबी बॉय तो कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गया है। तो यश उसका हाथ पकड़ प्यार से चूम लेता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अब ईशान का बेबी बॉय हूं तो समझदार तो बनूंगा ही ना। उन सबको देख युवराज खुद से ही कहता है, इन सबको अगर रोमांस करना है तो घर जाकर करें, यहाँ मेरा टाइम वेस्ट करने में क्यों तुले हैं। तभी मेहिका की नज़र उससे थोड़ी दूर खड़े ईशान पर जाती है। उसे एहसास होता है। वह झट से आहन से खुद को दूर कर लेती है और अपने भाई के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। तो ईशान भी उसके सिर पर हाथ रख थोड़ा गुस्सा होकर कहता है, कितनी बार कहा है अपनी सारी बातें मुझसे आकर बताया करो, पर तुम सुनती ही नहीं। तो यश फुसफुसाते हुए कहता है, आहन की सुनेगी, इसकी जिम्मेदारी आहन को दे दो और तुम मुझे। वो इतना कह ही रहा था कि ईशान मेहिका से दूर होकर यश की तरफ देखता है और कहता है, ज्यादा बोले ना तो यही इन जंगली जानवरों के बीच छोड़कर चला जाऊंगा, फिर रात भर उनसे बातें करते रहना, खड़ूस कहीं का। इतना कहते हुए यश अपने चेहरे पर पाउट बना लेता है। फिर सभी जंगल से बाहर चले आते हैं और अपनी अपनी कार की तरफ बढ़ जाते हैं। वही ईशान युवराज से थैंक्स यू कहता है आज हेल्प करने के लिए। तो युवराज मुस्कुराते हुए कहता है, इट्स ओके, ये मेरा फर्ज था। फिर सब अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में ईशान मेहिका को लेकर घर पहुंच जाता है और उसे रेस्ट करने को कहता है। तो मेहिका ईशान का हाथ थाम रोते हुए कहती है, भैया आहन बदल चुके हैं, प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कर दो ना। वही ईशान उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, अगर तुम उसे माफ़ कर सब भूल गई हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने भाई की बात सुन मेहिका को बहुत खुशी होती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह झट से ईशान के गले लगकर कहती है, मतलब अब मैं आहन से मिल सकती हूँ, उससे बातें कर सकती हूँ और उन्हें। वो इतना कह ही रही थी कि ईशान उसे खुद से थोड़ा दूर करके कहता है, साथ रह सकती हो। पर ईशान के अधूरे शब्द को मेहिका पूरी करते हुए कहती है, मैं कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करूंगी आहन के साथ भैया। उसकी आवाज़ में पूरा भरोसा था, आंखों में सच्चाई और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान। मेहिका के इस जवाब को सुन ईशान कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, जैसे उसके दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। तो ईशान प्यार से उसके बाल को संवारते हुए कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था, बस मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरी मासूम बहन का दिल न तोड़े, कोई तुम्हें धोखा दे। उसकी आवाज़ में एक बड़े भाई की चिंता साफ झलक रही थी। वो जानता था कि दुनिया कितनी क्रूर हो सकती है और वो किसी भी हाल में अपनी बहन को टूटते हुए नहीं देख सकता था। आहन कभी नहीं दिल भी तोड़ेंगे और ना ही कभी धोखा देंगे। मेहिका इतना कहते हुए ईशान को गुड नाइट कहते हुए अपने रूम चली जाती हैं। रूम के दरवाजे के बंद होते ही ईशान का चेहरा गंभीर हो जाता है। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठती है, जैसे किसी ने उसे अंदर से झकझोर दिया हो। वही ईशान भी बेड पर लेट खुद में ही कहने लगता है, मैं आहन को कैसे गलत कहूँ जब मैं खुद अपने बेबी बॉय को धोखा दे रहा हूँ और उसका दिल तोड़ने वाला हूँ। उसकी आंखें छत को देखती रहती हैं, नींद उससे कोसों दूर थी। दिल में अपराध बोध था, डर था और सबसे ज्यादा था खुद से नफरत।
ये रात ऐसे ही बीत जाता है और सुबह का वक्त हो चुका था। आज कॉलेज में बड़ा सा इवेंट रखा गया था जिसमें बड़े बड़े गेस्ट को बुलाया गया था, जिसमें टॉप लिस्ट में नाम आनंद राजवंश का था। सारे स्टूडेंट काफ़ी एक्साइटेड थे आनंद राजवंश से मिलने के लिए। वही कॉलेज में हर तरफ जश्न का माहौल था, रंग बिरंगे पोस्टर, सजे हुए स्टेज और भागते दौड़ते स्टूडेंट्स। और आज सारे क्लासेज भी बंद था। तो यश चिढ़ते हुए कहता है, मैं रात भर ठीक से सोया नहीं, इससे अच्छा तो मैं घर पर रहकर सोता आराम से। उसकी थकी हुई आंखें और भारी आवाज़ साफ बता रही थी कि वो अंदर से कितना परेशान है। तो कार्तिक उसकी तरफ देख कहता है, आज ईशान को अवार्ड मिलने वाला है और तुम्हें सोने का टेंशन है। हाँ, उसे मिल रहा, मुझे थोड़ी न। इतना कहते हुए वह खड़ा हो क्लास से बाहर निकल जाता है। उसके जाने से क्लास में एक पल की खामोशी छा जाती है। वही आहन कहता है, इसे क्या हो गया, ये ऐसे क्यों कह रहा था। तो नायरा दोनों को देख सवाल करती है, दोनों में झगड़ा हुआ है क्या। अब इसका जवाब तो दोनों में से किसी पास नहीं था। तो ज्यादा ना सोचते हुए इग्नोर करते उन दोनों को। वही यश ईशान को ढूंढने लगता है। उसके कदम तेज थे और दिल बेचैन। और तभी अमन से जा टकराता है और अमन के चेहरे को देख जोर से चिल्ला पड़ता है। तो अमन चिढ़ते हुए कहता है, क्या है यश, क्यों अपना गला फाड़ रहे हो सुबह सुबह। इतना कहते हुए वह वहां से निकल जाता है। शायद रात भर न सोने के कारण अमन की आंखों के नीचे पूरा काला हो चुका था और आंखें पूरी लाल। वो किसी ज़ॉम्बिया से कम नहीं लग रहा था। और उसके चेहरे को ही देख यश थोड़ा डर गया था और साथ ही उसे उसका फिक्र भी हो रहा था, कहीं वो बीमार तो नहीं। खुद में ही ये सोचते हुए खुद में ही कहता है, वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता, फिर भी मुझे उसका हमेशा फिक्र क्यों होता रहता है। उसके दिल की ये उलझन उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। इतने में ही वहाँ ईशान आ जाता है और उसका हाथ पकड़ अपने साथ एक खाली क्लासरूम में ले जा दरवाजा को बंद कर उसे दरवाजे पर ही टिका देता है। उसके होठों को सेडिक्वे छूते हुए कहता है, तो तुम्हें अमन का फिक्र होता है। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। ईशान को ये सवाल करता देख यश मासूम तरीके से कहता है, क्यों, मैं किसी और का फिक्र नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें फिक्र करने का हक भी सिर्फ मेरा है। ईशान का ये बात को सुन यश उसे चिढ़ाते हुए कहता है, आह, मैं तो तुम्हें डर गया तुमसे। उसके चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान थी। तो तुम मुझसे नहीं डरते। ईशान के सवाल को सुन यश झट अपना सरना में हिला देता है। उसकी ये मासूम हरकत ईशान के दिल को और कमजोर कर देती है। वही ईशान क्रूर मुस्कान के साथ कहता है, टेस्ट ले लेता हूँ। उसकी मुस्कान में शरारत भी थी और एक अजीब सी गर्माहट भी, जो यश के दिल की धड़कन को और तेज कर देती है। इतना कहते हुए वही यश के शर्ट का बटन खोलने लगता है। वही यश ईशान का हाथ रोक हैरानी से कहता है, बहुत लोग हैं ईशान, रुक जाओ। यश की आवाज़ में घबराहट कम और डर ज्यादा था, डर इस बात का कि कहीं वो खुद को रोक न पाए। तो ईशान उसके बातों को इग्नोर कर उसके शर्ट को जिस्म से निकाल देता है और उसके गर्दन पर अपना होठ सटा चूमने लगता है। तो यश का सांस तेज होने लगता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी एक पल में सिमटाई हो। उसके गर्दन को चूमने के बाद वह यश के प्राइवेट पार्ट को अपने जीभ से टच करता है। तो यश अपने आंखों को बंद कर गहरा सांस लेते हुए कहता है, रुक जाओ ईशान। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर उस कांप में भी चाहत छुपी थी। तो ईशान अपना हाथ यश के जीन्स के पास ले जाकर फेरते हुए कहता है, तुम सच में चाहते हो कि मैं रुक जाऊं। वही यश कोई जवाब न देते हुए बस ईशान की आंखों में देखने लगता है। उसके आंखों से आप पता चल रहा था कि वो नहीं चाहता कि ईशान रुके। तो ईशान ऐसा ही करता है, यश के होठों के करीब जाकर उसके लाल होठों को अपने अंदर ले प्यार से चूमने लगता है। वही यश भी अपना हाथ ईशान की कमर पर रख उसका साथ देने लगता है, जैसे वो भी उसी एहसास को जी लेना चाहता हो। होठों को चूमने के बाद ईशान उसके पूरे शरीर को चूमने लगता है। वही यश अपने आंखों को बंद कर ईशान को कस के पकड़े हुए था और फिर यश भी ईशान की शर्ट को खोल देता है। वही ईशान यश को ले जाकर क्लास में रखे बड़े से टेबल पर लिटा देता है और उसके जीन्स के बेल्ट को खोल जीन्स को हल्का नीचे कर प्यार देने लगता है। और यश ईशान के प्यार में पूरी तरह डूब चुका था। उसे वक्त, जगह कुछ भी याद नहीं रहा। दिन ऐसे ही बीत जाता है। शाम का वक्त हो चुका था। कॉलेज की छुट्टी भी हो चुकी थी और सारे स्टूडेंट कॉलेज से निकल चुके थे। आज शाम इवेंट में जो आना था सबको। वही ईशान अपने रूम में आज शाम के इवेंट के लिए एक ब्लैक कलर का सूट पहने था, जिसमें वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल किसी बिजनेसमैन की तरह।
तभी दरवाजा खोल यश अंदर आता है और ईशान का लुक देख अपने आंखों को बड़ा बड़ा कर उसे ही घूरने लगता है। यश का चेहरा देख ईशान यश के पास जाकर उसके आंखों को बंद कर कहता है, ऐसे घूरोगे तो मैं फिर से तुम्हें खा जाऊंगा। तो यश उसका हाथ हटा उदास होकर कहता है, तुम अगर इतना हॉट लगोगे तो सब तुम्हें ही घूरते रहेंगे, फिर मुझे तो कोई देखेगा भी नहीं। मैं चाहता भी नहीं कि तुम्हें कोई देखे। इतना कहते हुए वह शीशे के पास जाकर एक परफ्यूम उठाने लगता है। तभी यश आकर उसका हाथ रोक लेता है और खुद अपने हाथ में परफ्यूम लेकर ईशान की गर्दन के पास लगाता है। उसके करीब जाकर सूंघते हुए सेडिक्टिव आवाज में कहता है, यू स्मेल नाइस, मुझे फिर से मत उकसाओ बेबी बॉय। इतना कहते हुए यश की तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है, तुम ऐसे जाओगे इवेंट में? हाँ, इवेंट मेरे लिए थोड़ी है, तुम्हारे लिए है। इतना कहते हुए वह बेड पर आराम से बैठ जाता है। तो ईशान भी बेड पर बैठ उसके कान के पास जाकर कहता है, मेरे बॉयफ्रेंड बनकर चलोगे? यश मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। फिर ईशान यश के लिए भी सेम अपने जैसा सूट निकाल देता है और यश को चेंज करके आने को कहता है। तो यश अपना दोनों हाथ फैलाते हुए मासूम आवाज में कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम ही चेंज कर दो ना। ईशान चिढ़ते हुए कहता है, सिर्फ 5 मिनट हैं तुम्हारे पास चेंज करके आने के लिए, नहीं तो मैं। उसके आगे कहने से पहले ही यश खड़ा होकर चिढ़ते हुए कहता है, जा रहा हूँ, धमकी क्यों देते रहते हो हमेशा। और बाथरूम चला जाता है चेंज करने के लिए। वहीं ईशान उसे जाता देख मुस्कुराने लगता है। कुछ ही देर में यश चेंज होकर आ जाता है और थोड़ा अजीब तरीके से चल रहा होता है। उसकी चाल देख ईशान उससे पूछता है कि वो ऐसे क्यों चल रहा है। तो यश अपने फेस पर क्यूट सा पाउट बनाकर कहता है, पूरा दिन मुझे ऐसे खाने के बाद पूछ रहा है कि मैं ऐसा क्यों चल रहा हूँ। खुद से ये कहते हुए वह भी उसके आगे शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और टाई पहनने की कोशिश करने लगता है। तो ईशान उसे अपनी तरफ पलटकर उसके कमर को पकड़ता है और उसे और भी करीब कर लेता है, फिर उसका टाई लगाने में हेल्प करने लगता है। वही यश खामोश होकर बस ईशान की आंखों में देखने लगता है। टाई बांधने के बाद वह यश का चेहरा प्यार से पकड़कर कहता है, सॉरी बेबी बॉय, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तुम्हारा दिया हुआ दर्द भी मुझे सुकून देता है ईशान। इतना कहते हुए दोनों एक दूसरे के होठों के करीब जाने लगते हैं। तभी मेहिका बिना आवाज दिए ईशान के रूम का दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन झट से दोनों एक दूसरे को धक्का दे देते हैं और हैरानी से मेहिका को देखने लगते हैं। उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशन और हालात देख मेहिका हकलाते हुए कहती है, मैं गलत टाइम पर आ गई क्या? तो ईशान झट से कहता है, नहीं, हम तो बस रेडी हो रहे थे। ये सुन मेहिका रूम के अंदर आते हुए कहती है, हाँ, तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप दोनों किस करने वाले थे एक दूसरे को। हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कैसी लग रही है जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।